नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ से एक दर्दनाक खबर आई है और ये खबर ऐसी है कि एक बार फिर हमारे देश और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। छिबरामऊ के एक नर्सिंग होम में एक छात्रा की मौत हो गई और आरोप है कि उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। दिन भर और रात भर इस मामले में बवाल मचा रहा। पुलिस ने लाठी चलाई, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आज पूरा दिन छिबरामऊ और आसपास का बाजार बंद रहा, प्रदर्शन हुए और चारों तरफ हंगामा मचता रहा। पुलिस प्रशासन भी धरना प्रदर्शन और बंदी के कारण हैरान रहा और उसकी सांसें भी फूल गईं, क्योंकि राजनीतिक दलों के नेता भी मौके पर पहुंचे। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस तरीके की लापरवाहियां, इस तरीके की घटनाएं कब रुकेंगी? हम क्यों मजबूर हैं सरकारी अस्पतालों की जगह ऐसे झोला छाप या बिना मान्यता वाले फफूंद टाइप के नर्सिंग होम पर क्यों रुक करें हम? ये सवाल है। क्या सरकारी अस्पतालों में भरोसे लायक इलाज नहीं मिलता है क्या, या फिर ये सिस्टम ही आम आदमी को मजबूर करता है कि वह इलाज के नाम पर किसी भी दरवाजे पर सिर झुका दे, भले ही वहां मौत ही क्यों ना इंतजार कर रही हो? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कम है, दवाइयों की किल्लत है, जांच के लिए इंतजार लंबा है और व्यवस्था का रवैया ठेठ नौकरशाही वाला। ऐसे में जब कोई माँ बाप अपने बीमार बेटे को लेकर भागते हैं तो वह नहीं देखते कि नर्सिंग होम रजिस्टर है या नहीं है। वो बस चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका प्रियजन, उनका परिजन बच जाए। और इसी भरोसे को ये जो अस्पताल वाले हैं, जिन्हें हम झोला छाप, तो बेचारे बदनाम रहते हैं कि वो तो झोला छाप हैं, लेकिन ये नर्सिंग जो झोला छाप नर्सिंग होम है ये छल लेते हैं। और बड़े बड़े नर्सिंग होम में भी जो बहुत नामचीन है उनमें भी छला जाता है। और जब आदमी का घर बिक जाता है, मकान बिक जाता है, दुकान बिक जाती है, जमीन बिक जाती है, लंबा कर्जदार हो जाता है, तो फिर ये वापस सरकारी अस्पतालों की तरफ मरीज को भेज देते हैं कि जाओ अब ले जाओ। ये अजीब सा सिस्टम है, मकड़ जाल है। स्वास्थ्य जैसे महकमे में इस तरीके का मकड़ जाल बेहद खतरनाक है। ये छिबरामऊ में ये छात्रा की मौत नहीं बल्कि उस सिस्टम की हार है जो हर साल करोड़ों के बजट के बावजूद, अरबों के बजट के बावजूद गांव कस्बों तक एक भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंचा पाया। ये उस व्यवस्था की विफलता है जो ना प्राइवेट अस्पतालों की मॉनिटरिंग करता है और ना ही सरकारी व्यवस्था को भरोसेमंद बना पाता है। आज सवाल सिर्फ उस छात्रा की मौत का नहीं, सवाल उस लाखों करोड़ों परिवारों का है जो हर रोज इसी डर में जीते हैं कि अगर बीमार पड़े तो आखिर जाएंगे कहां? सरकारी अस्पताल में इलाज मिलेगा या नहीं, और प्राइवेट में जाएंगे तो जिंदा लौटेंगे कि नहीं? ये सवाल किसी एक जिले, किसी एक मौत या किसी एक नर्सिंग होम तक सीमित नहीं है। ये पूरे सिस्टम का सवाल है और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक ऐसी मौतें, ऐसी घटनाएं हमें झकझोरती रहेंगी और हम सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहाँ से सांसद हैं और इस जिले में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े पावरफुल हैं। मंत्री असीम अरुण भी इसी जिले से आते हैं, सत्ता के हिस्सेदार हैं वो, पर जनता के हितों को पूरा करने में कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा? क्या अखिलेश यादव की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि वो एक ट्वीट कर दें और सरकार पर सवाल उठा दें? इंसाफ मांगने पर पीड़ित को लाठी मिलती है, दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, और जब दबाव बनता है, धरना प्रदर्शन बंदी होती है, तब जाकर कार्रवाई होती है। तो क्या हमको सड़क पर इंसाफ मांगना पड़ेगा? मंथन में आज यही सवाल कि क्या इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा और लाठियां खानी होंगी?
आज मंथन में यही सवाल कि क्या सड़क पर इंसाफ होगा, क्या ऐसे साधारण तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय मांगना ही क्यों, हम तो इलाज मांग रहे हैं। एक साधारण सी जो इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्या। और इस तरीके की जब मिसहैपनिंग, जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, लापरवाहियां होती हैं, तो फिर क्या इसी तरीके से सड़क पर उतरकर जो परिजन है, पीड़ित लोग हैं, उन्हें लाठियां खानी पड़ेंगी, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, व्यापारी समाज को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। क्या यही वजह है कि व्यापारियों की नाराजगी धीरे धीरे 4-5 जिलों में फैलती जा रही थी। एटा में प्रदर्शन, कई जगह अन्य जगह प्रदर्शन, कन्नौज के आसपास के जिलों में प्रदर्शन। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को भेजा गया, जाओ रफू करो। नंदी जी रफू करने चले आए। लेकिन ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं? हम सब सिर्फ और सिर्फ फोकस सवाल आज मंथन में है कि सिस्टम कैसे सुधरेगा। ये रिपोर्ट देख लीजिए। लाठीचार्ज, हंगामा, नारेबाजी। ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ से हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल हो चला है। इंसाफ के बदले लाठी का रिवाज नया नहीं है। उम्मीद तो थी कि बीजेपी की सरकार में इंसाफ मांगने पर लाठी नहीं मिलेगी, लेकिन बीजेपी सरकार में भी ये रिवाज बदस्तूर जारी है। छिबरामऊ में राजेश गुप्ता की 15 साल की बेटी रुचि की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। लोगों में गम और गुस्सा। इसे शांत करने की बजाय शासन ने जो तरीका अपनाया, उसने सड़ चुके सरकारी सिस्टम और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई खोल कर रख दी है। दरअसल छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेहटा खास निवासी राजेश गुप्ता परिवार के साथ मोहल्ला बुद्धो कूचा में कई वर्षों से रह रहे हैं। उनकी 15 वर्षीय बेटी रुचि गुप्ता को बुखार आ गया था, जिसके बाद परिवार के लोग इलाज के लिए नेशनल हाईवे के किनारे स्थित श्री कृष्णा अस्पताल लेकर पहुंचे। श्री कृष्णा अस्पताल में रुचि का इलाज किया गया। उसकी हालत सही हो गई, मगर थोड़ी ही देर में उसकी हालत फिर खराब होने लगी। यह देख कंपाउंडर ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक इंजेक्शन ड्रिप में लगाना था, मगर कंपाउंडर ने इंजेक्शन सीधे नस में लगा दिया, जिससे रुचि की हालत खराब हो गई। हालत ज्यादा बिगड़ते देख डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिए। डॉक्टर की सलाह पर परिजन रुचि को इलाज के लिए आनन फानन में फर्रुखाबाद लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही रुचि की सांसें थम गई। परिवार समझ ही नहीं पाया कि उनकी बेटी को अचानक क्या हो गया। उनकी आंखों के सामने ही बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद वापस लौटकर परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। बच्ची की मौत से लोग भी भड़क गए और वहां भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने भीड़ को अस्पताल से बाहर निकाला। लोगों के आक्रोश को देखते हुए वहां 2 थानों की पुलिस तक बुलाई गई। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और साथ में बीजेपी के नेता भी धरने में शामिल होने पहुंच गए। बवाल बढ़ता देख मौके से बीजेपी के नेता खिसक गए और इसी बीच पुलिस ने भीड़ पर अचानक लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी डॉक्टर और कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीएमओ ने मौके पर टीम भेजकर अस्पताल को सील कर दिया। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने भेजा था, डॉक्टर महेंद्र बान, उन्होंने वो हॉस्पिटल को जो है सील कर दिया 11:40 पे। और रात पे फिर पता चला कि FIR हो गई है। और उसके बाद अगले दिन जो है 18 घटना 19 को हमने जो है बना दी, टीम बना दी है। डॉक्टर KP त्रिपाठी, श्री YK मंजिल, डॉक्टर MD सिंह और पवन यादव, इन लोगों की टीम बना करके मैंने जांच के लिए भेजा। गांव में राजेश गुप्ता जी जो हैं, उनसे बातचीत हुई और उनके जो है जो टीम जो रिपोर्ट है हमने कप्तान सर को कल ही और DM साहब को सौंप दिया है। हाँ, हमने उनका लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की मांग करने वाले परिवार के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके विरोध में पूरा वैश्य समाज एक साथ सड़कों पर उतर आया। बच्ची की मौत और लाठीचार्ज के विरोध में बाजार बंद कर दिया गया और पुलिस और शासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई। मंत्री जी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं और हमें लगता है कि वो जो कह के गए हैं वो सच कह के गए हों। ये तो पता चलेगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि हमारी जो मांगे हैं वो मांग
पूरी की जाए और हमें न्याय मिले। और जो हमारी मांग है वो सिर्फ इतनी है कि हमारी बहन बेटी जो हुई है उसको न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे पहली मांग मेरी ये है कि उस पे बुलडोजर चलाया जाए और उसके घर पे भी बुलडोजर चलाया जाए। और दूसरी मांग मेरी ये है कि दोषियों को फांसी हो, दोषियों को फांसी जरूर होनी चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो भी हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया है वो सब फर्जी है। मतलब हमारी बहन बेटी भी गई है और हमने मार भी खाई है, दोबारा जब प्रदर्शन किया दोबारा भी मार हमने खाई है और उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ गया है। क्या यही इस सरकार में क्या यही मिलेगा? हमें न्याय नहीं मिलेगा क्या? हम न्याय चाहते हैं, हम हमारी सरकार से अपील है कि हमें न्याय मिले। अगर हमें न्याय नहीं मिला, आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी होगा, आज हमें कोई और होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा आगे चल के? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, हमारे परिवार को न्याय मिले, हमारे जो साथी हैं उनको न्याय मिले। लेकिन हम समझौता करने वालों में से नहीं है। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हम अकेले नहीं है, पूरा वैश्य समाज, पूरा सर्व समाज हमारे साथ है। वही मामले को तूल पकड़ता देख सरकार भी हरकत में आई और वैश्य वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वैश्य समाज से जुड़े नेता और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को मौके पर भेजा गया, जहां नंद गोपाल नंदी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। देखो सर, मेरे बहुत महिलाओं की इतना मारा सर मुझे। सर मेरी बेटी थी, तड़प तड़प के मर गई। मैंने आपको वीडियो दिखाऊंगा, मेरी बेटी ने वीडियो का। सर मैं इटावा से भाग के आई, मुझे पता चला आप लोग यहाँ पर अस्पताल देख लिया। मुझसे आपसे मेरा ये अनुरोध है, मैं अपनी बेटी की भीख मांग रही हूँ सर। लोग आएंगे हमारे। वहीं मामले में सियासी रोटी भी खूब सेकी गई। अखिलेश यादव ने भी मामले में सिस्टम को घेरा, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आखिर लगातार निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार में रुई डालकर क्यों बैठे हैं? बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? सरकारी अस्पताल में न दिन में सही इलाज मयस्सर है, रात की तो बात ही क्या करें। मरते मरीजों पर भी सरकार और सिस्टम मुर्दा बने बैठे हैं। इलाज और इंसाफ के लिए आम जनता खून की तरह पिस रही है, जिसकी सियासी रोटी हर सियासी दल खा रहा है। कन्नौज जिले से अखिलेश यादव सांसद हैं, पर सांसद जी को आम जनता के हितों की सुध ही नहीं, बस एक्स पर डीएनए विवाद और सरकार की नाकामियां गिनाने में व्यस्त रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी डीएनए विवाद में ऐसे खोए हैं कि जनता मरे तो मरे, बस इनकी सियासी गाड़ी चलती रहे, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं, किसी एक की बात ही क्या करें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारे सहयोगी विनीत शर्मा ने बड़ी मार्मिक और बड़ी आक्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत की आपके सामने। बहुत ही जबरदस्त मुद्दे उठाए गए हैं इस रिपोर्ट में, आपने देखा होगा, और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आपको जरूर झकझोर रही होगी। अब कुछ बयानात सुन लीजिए जो लोग वहां पहुंचे थे। बहुत दुखद घटना। एक ऐसी होनहार बेटी जो अभी 10वीं पास करके 11वीं में आई थी, उसको गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड बताते हैं उनकी डेथ हो गई। किसी घर में ऐसी घटना दुर्घटना होने से निश्चित रूप से लोग में गुस्सा और आक्रोशित होना लाजमी है, हो ही जाते हैं। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा दुखद है। यहाँ पर तमाम लोगों ने वीडियो दिखाई है, लाठीचार्ज किया गया, इंस्पेक्टर के द्वारा लेडीज लोगों को भी मारपीट की गई। मैं यहाँ गांव के लोगों को भी और समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। हम सबको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, इसमें कोई भी आदमी जो भी कानून को हाथ में लेता है वो बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों के खिलाफ कुछ एफआईआर हुई है, एफआईआर वापसी की भी मांग लोगों ने की है।
डॉक्टर और कंपाउंडर और अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, इसकी भी मांग की गई है। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अभी मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा और निश्चित रूप से ये सारी कार्रवाई होगी और ये परिवार के लोग आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से इनको मिलवा करके। निश्चित रूप से इस परिवार के साथ हम हैं और इनके साथ हमारी संवेदना है और इनको न्याय मिले इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। पिता के परिवार से मिले हैं, क्या कुछ बताया है, क्या कुछ पूरी घटना थी, अभी तक हुआ क्या है? अभी मैं उनके पिताजी रुचिका गुप्ता के पिताजी से राजेश गुप्ता जी से मिला। वो बहुत ही दुखी हैं कि उनको भी मारा, उनके परिवार को मारा, उनकी पत्नी को मारा, उनके घर की महिलाओं को पुलिस ने बहुत मारा है और काफ़ी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है यहाँ की पूरे प्रशासन ने। और ये लोग पहले अपनी बच्ची को लेकर, उसको फीवर था, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 घंटे इनको बैठाए रखा और कोई इलाज नहीं किया। सरकार की ये व्यवस्था है, जो बड़ी बड़ी बात आज करते हैं ये लोग के दिल पूरे तरीके से लखनऊ में बैठ के कि हमारे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, झूठी बातें करते हैं। आज ये बेचारे पहले सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। सब लोग बेचाएगा, जब जो नहीं होगा तो वहाँ जाएगा, वहाँ ले जाकर गलत इंजेक्शन लगा दिया और वो बेचारी एक होनहार बिटिया, अपने स्कूल की टॉपर बिटिया 93% लाई भाई, वो बेचारी एक्सपायर करके तड़प के मर गई। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार फेल है, सरकार में जंगल राज कायम है और जिसकी बेटी मर रही है उसके बाप के ऊपर FIR, उसकी माँ, उसके परिवार के ऊपर FIR और 2 बार लाठीचार्ज किया गया और डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे यहाँ कोई भी सारी चीजें जीरो पे हैं, पूरा जंगल राज चल रहा है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो तत्काल डॉक्टर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और अस्पताल को बुलडोज किया जाए। बुलडोजर कब चलेगा योगी का? बुलडोजर चलाइए और पूरी तरीके से बुलडोज कर। ऐसी घटना मुझे बताया कि ये 5वीं घटना है उस हॉस्पिटल में, ये 4 बार हो चुकी है, 5वीं घटना है। तत्काल उस पर कार्रवाई हो। कि ये भाजपा के फर्जी लोग जिस प्रकार से वैश्य समाज को अपना वोट बैंक समझते हैं और वैश्य समाज के लोग अपना नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं, सरकार बनाते हैं, क्या उस प्रकार से वैश्य समाज का सम्मान इस सरकार में, इस पार्टी में है? नहीं है। ये केवल हम लोगों को उपभोग करते हैं। आज इस जघन अपराध, घटना या हत्या कह सकते हैं, पूरा हमारा वैश्य समाज उत्तर प्रदेश का मर्माहत है और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में अपराध होने पर अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाता था, आज क्या ऐसी मजबूरी हो गई योगी सरकार की कि उन्होंने यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया? क्या बुलडोजर केवल कमजोरों के लिए है? क्या बुलडोजर केवल अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए है? इस पर मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इस जनपद के CMO को सस्पेंड करें। जो पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरे लाठीचार्ज घटना में वांछित रहे, जिन्होंने निर्देश किया, उनको सस्पेंड करें और साथ ही साथ हमारे जो मृतका बेटी है उसके परिजनों को मुआवजे के रूप में 50 लाख का मुआवजा दे। नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग, वैश्य समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर भविष्य में पूरे प्रदेश स्तर पर वैश्य समाज के सम्मान के लिए हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। बहुत ही दुखद घटना जो इस कार्यक्रम को तय करते वक्त हम लोग विचार कर रहे थे कि आखिर होता क्यों ऐसा है, और वही चीज़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इंगित कर दी कि पहले ये लोग अस्पताल गए थे सरकारी और 1.5 घंटे तक वहाँ किसी ने सुना नहीं, तब मजबूरी में जाके इस मौत के अस्पताल में गए और बिटिया हाथ से बेहाथ हो गई। दरअसल मूल मुद्दा ही यही है, जब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं, आम आदमी, करोड़पति अरबपति की आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम आदमी है वो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाना चाहता है, उसे ट्रस्ट है, उसे भरोसा है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो भरोसा कैसे रहेगा? एक बात, बागपत की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये घटना बागपत की है। सड़क हादसे में घायल मां बेटे को
वहाँ के चिकित्सालय में घंटों तड़प तड़प कर दम तोड़ना पड़ा। यह दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने इलाज तक नहीं किया। वो तस्वीरें हैं और गुस्साए मृतक के परिजनों ने चिकित्सा अधिकारियों का या चिकित्सकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव से 13वीं के बाद तेलूराम अपनी बेटी अंजू और नवासे देव के साथ अपने घर लौट रहे थे, तभी हलालपुर छपरौली रोड पर एक वाहन की टक्कर से घायल हो गए, जिसके चलते दोनों की बहुत गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो वहाँ पर तड़पते रहे। आरोप ये भी है कि जो डॉक्टर साहब मौजूद थे वो इस हालत में नहीं थे कि वो इलाज कर सकें। वो झूम रहे थे, वो लहरा रहे थे, लेकिन अंततः वो तड़प तड़प कर मर गए दोनों। अब इससे बड़ी भयानक स्थिति क्या हो सकती है। और एक मौत बागपत में है, एक मौत का ये जो घटनाक्रम जिसको हम बता रहे हैं, जिसको लेकर बवाल हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर वैसे समाज एक प्रभावशाली वोट बैंक नहीं होता तो मंत्री जी नहीं जाते, तो लाठियां और ज़्यादा पड़ती। अब देखिए, ये साफ तौर पर इस वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर किस तरह झूम रहे हैं। तो अगर वैसे समाज का मसला नहीं होता, मंत्री जी गए, उन्होंने संबोधित किया कि समाज के लोग हैं। ये अजीब बात है कि जो पीड़ित है उसी की महिलाओं को मारा गया, उसी के पिता को मारा गया, उसी की माँ को मारा गया, भाई को मारा गया, FIR लिखी गई। लोग अब मांग कर रहे हैं कि भाई बुलडोजर कब चलेगा। इस अस्पताल में तो 5 मौतें हो गई, चलाओ बुलडोजर। तो ये बड़ा अजीब तरह की स्थिति है। और चूंकि इतनी रिपोर्ट हमें दिखानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हमने अपने दर्शकों को ये सारी रिपोर्ट दिखाई। अब आप खुद ही समझिए कि बहुत बड़े बड़े दावे जो करता है स्वास्थ्य महकमा, मंत्री जी शुरू में खूब दौड़े, खूब अस्पतालों का दौरा किया और स्थितियाँ कुछ सुधरी भी, लेकिन इधर कुछ दिनों से हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो, कोई प्रशासनिक कारण हो, ब्रजेश पाठक उस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन अल्टीमेटली जनता को इलाज चाहिए, और जब सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, तो लोग प्राइवेट की तरफ जाएंगे और प्राइवेट के लोग चलेंगे, मरेंगे लोग। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मंथन शुरू करेंगे। इलाज चाहिए था, मौत मिली उस बच्ची को जो टॉपर थी अपने स्कूल की। हाई स्कूल का इम्तहान पास किया था, 93% नंबर आए थे, और जो इंसाफ के लिए लोग आए सड़क पर तो उन्हें लाठियां उन्हें पीट पीट कर, कूट कूट कर बेदम कर दिया गया, मुकदमे लिखे गए। अब वो कह रहे हैं कि जो आरोपी है उस पर बुलडोजर चलाओ, तो सन्नाटा खिंचा हुआ है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। गौरव दुबे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कन्नौज से। हमने कोशिश की है कि आज ज़्यादातर जो मेहमान हों वो कन्नौज से ही हों। हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्नौज से। अनुज गुप्ता जो बच्ची है रुचि गुप्ता, उनके भाई हैं, और अभी मैं उनको सुन रहा था, मन द्रवित हो गया कि किस तरीके से पुलिस ने कैसा व्यवहार अनुज गुप्ता के साथ में किया है। ब्रजेश चतुर्वेदी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मिश्रा हमारे सहयोगी और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अनुज गुप्ता के पास मैं सीधे रुख करूंगा। अनुज गुप्ता, एक बात निकल कर भी आई, और अजय राय जो विपक्ष में कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे थे कि जब आपकी बहन का स्वास्थ्य गड़बड़ाया और उन्हें सरकारी अस्पताल में लेकर जब आपके परिवार के लोग या आप गए होंगे, तो वहाँ 1.5 घंटे तक कोई इलाज नहीं हुआ। ये बात सच है या झूठ है? राजनीतिक लोग इसको एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या स्थितियां हुई, जरा दर्शकों को बताइए हमारे, किस तरीके से मारकूट हुई, किस तरीके से? उस दिन संडे था जी, उस दिन सर संडे था, और जब छोटा वाला भाई मेरा लेके वहां गया, मैं चाचा का लड़का है मेरा, जब मैं वहां पे भैया लेके गया छोटा वाला, तो उसी दिन डॉक्टर साहब बोले उससे मतलब पर्चा बनवा दिया, मगर ये बोले कि आप थोड़ी देर बाद अभी दवाई मैं दे दूंगा, मैं खाना खाने जा रहा हूँ जी। उसके बाद डॉक्टर साहब आए नहीं। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद फिर कितने देर तक करीब इंतजार करते रहे आप लोग? मैं 1.5 घंटे बच्चे ने वहाँ वेट किया जी जी।
और उसके बाद फिर प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाना मजबूरी थी? वहाँ मेरी मजबूरी थी, वहाँ थोड़ा सा बच्ची को रास्ते में फीवर आ गया जी। जब फीवर आया तो ये श्री कृष्णा हॉस्पिटल में मैंने वहाँ बच्चे ने दिखाया जी। जब बच्चे ने वहाँ दिखाया तो दिखाने के बाद वहाँ डॉक्टर ने उसके बोतल लगाई, जब नस में जो इंजेक्शन लगाया था उसी लगाते ही बच्ची की तुरंत ही मौत हो गई। तो घोर लापरवाही है ये। जो कुछ इस तरीके के इंजेक्शन होते हैं, एक चिकित्सक से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कुछ इस तरीके के इंजेक्शन होते हैं जो सीधे डायरेक्ट नहीं दिए जाते, वो बाकायदे डिप में बोतल में डाल कर दिया था। मुझे लगता है कि इसी तरह की कोई स्थिति हुई है और जो अनट्रेंड स्टाफ, अनट्रेंड डॉक्टर, इस तरह की स्थिति हुई। उसके बाद फिर क्या पुलिस ने आप लोगों को पीटा, दौड़ाया, मारा, मुकदमे लिखे, क्या किस तरीके से? ऐसा हुआ सर, हम लोग गाँव में थे, भैया ने, छोटे वाले ने हमसे फोन किया कि भैया बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब है, आप लोग सभी लोग छुबरामू आ जाइए जी। हम लोग पक्के यहाँ से जैसे तैसे पक्के उल्टे सीधे छुबरामू पहुंचे। जब मैं छुबरामू पहुंचा तो बच्ची की डेट हो चुकी थी, एक्सपायर हो गई थी बच्ची। फोन करके कैसे मैं वहाँ पे पहुंचा, उस टाइम डॉक्टर अपनी गाड़ी से फरार हो गए थे और बाकी जो स्टाफ था 2 मंजिल पे सारा स्टाफ सर वहाँ पे ऊपर बैठा था जी। और फोर्स भी वहाँ पे आ गया था, फोर्स की ही कस्टडी में बैठा था। जब मैंने वहाँ पे विरोध किया हम लोगों ने कि मेरी बच्ची को मार दिया, सब लोग चिल्लाने, रोने, पिटाने लगे, तो धीरे धीरे उन्होंने कहा मुझे प्रार्थना पत्र दीजिए। जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने सर बोला मुझे प्रार्थना पत्र दीजिए। हम लोगों ने सर प्रार्थना पत्र दिया उनको। शाम के टाइम मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरीके से खींच के ले गए सर, ऐसे गाय भैंस भी नहीं डाली जाती है, ऐसे सर डाला गाड़ी में खींच के, दुर्दत्ता की। शर्मनाक है, शर्मनाक है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। शर्मनाक सर, आपको मैं पूरी घटना बता नहीं सकता हूं सर। धैर्य रखिए अनुज, धैर्य रखिए। बहुत ही तकलीफ दे आप बात बता रहे हैं और ये बात तो बिल्कुल छुपी हुई है, कहीं मीडिया में कहीं सिर आई नहीं कि बच्ची के पार्थिव शरीर के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया। बहुत ही कष्टकारी है सर। वहाँ बच्ची को ले जाने के बाद सर किसी को बैठाला तक नहीं गाड़ी में, बच्ची को 10 किलोमीटर जाके वहां के मिट्टी को सीज किया जाके, यहाँ पे किया भी नहीं सर जी। जी ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। अमित मिश्रा, पुलिस का ये रवैया, भाई जो पुलिस एक साधारण आदमी की एफआईआर ऐसे लिखती नहीं है, इतना रहमो करम नर्सिंग होम पर, क्या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का वो नर्सिंग होम है? क्या पुलिस वहां से उपकृत होती है? ऐसा कृत्य क्यों किया? ये बता रहे हैं अनुज कि इनकी बहन के पार्थिव शरीर को घसीटते ले गए और उसके बाद बहुत दूर तक जाके वहां उसको सील किया गया और उसके अन्य चीज़ों को अगर देखें तो इन्हीं लोगों की पिटाई हुई, यही लोग मारे गए, इनकी माँ की पिटाई हुई, इनके पिता की पिटाई हुई, इनकी पिटाई हुई और 2-2 बार पीटे गए सब, और उसके बाद एफआईआर भी लिख दी गई। अमित, बिल्कुल यही तो जी बिल्कुल यही तो एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग पीड़ित थे, इनकी एक ही बेटी थी और एक बेटा था जिसमें ये बेटी छोटी थी, इसकी मौत हो गई है और मौत जिस कंडीशन में हुई है वो अपने आप में बहुत दर्दनाक है। और जो इनके भाई बयां कर रहे हैं वाकई वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है, क्योंकि अगर बॉडी इस तरह से ले जाई गई तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन जो उस समय जिस समय ये सब घटनाक्रम हुआ था तो उस समय कुछ ऐसा जरूर हुआ था कि जब परिजन बात कर रहे थे, जब पुलिस आ गई थी तो उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना। स्टाफ भी पूरा ठहरा हुआ था वहां पर, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो पुलिस अपने विवेक का पूरा प्रयोग करके कहीं ना कहीं इस तरह की जो शर्मनाक घटना हुई है इस पूरे क्रम में उसको बचा सकती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल सबसे पहले खड़े होते हैं। अगर इस तरह की कोई घटना हुई थी तो सबसे पहले स्वास्थ्य महकमे को संज्ञान लेना चाहिए था। स्वास्थ्य महकमे ने इसमें क्या किया? स्वास्थ्य महकमा भी काफी देर से पहुंचा। पुलिस अगर अमित, ये तो जब तक अगर लोग सड़क पे नहीं आते और ये वैसे समाज का मामला नहीं होता, अगर डर नहीं होता भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को कि भाई ये हमारा वोट बैंक का मसला है, वैसे लोग वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं, अभी कहा एक नेता ने इस बात को, तो अगर इस तरह की स्थिति नहीं होती तो मुझे लगता है ये भी निपटा दिए थे, कोई मतलब ही नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या अब हम एक तो 2-3 सवाल इसमें उठते हैं। पहला सवाल कि हम एक तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हम दे नहीं पाते, प्राइवेट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां लोग मर जाते हैं और उसके बाद जब हम न्याय मांगते हो तो हमें लाठियां मिलती, मुकदमा मिलता है। अमित,
जी बिल्कुल, यहाँ से जिस जगह घटना हुई है वहां से कुछ ही दूरी पे एक बहुत हाईटेक हॉस्पिटल बनाया गया 100 सैया। कुछ सालों पहले उसको अवार्ड भी मिला था, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति इतनी बदहाल हो गई है कि आज वहां पर जो भी जाता है उसको रेफर कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर सरकारी सुविधाएं अच्छी मिलने लगे तो कोई इस तरह के डॉक्टर या इस तरह के हॉस्पिटल की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। और स्थिति उन्होंने खुद बयां कर दी, सबके सामने उन्होंने खुद बता दिया कि सबसे पहले वो सरकारी अस्पताल में गए थे और डॉक्टर साहब को अपना कर्तव्य निभाने से पहले उनको भूख लगी, इस बच्ची की स्थिति नहीं समझी। ठीक है अमित, ठीक है, वो भोजन कर लेते लेकिन लौट तो आते। उस बच्ची के साथ जान नहीं जाती अगर डॉक्टर साहब लौट आते तो। उस डॉक्टर को भी खोजना चाहिए, उस डॉक्टर को भी खोज कर सामने लाना चाहिए कि भाई इन्हें भूख लग गई तो यार ठीक है खाना खा सकते हैं, हो सकता है वो बीमार हो सकता है डॉक्टर साहब शुगर के मरीज हो सकता है, लेकिन कम से कम एक रोटी खाने के बाद इस बच्ची की जान तो बचाई जा सकती थी। अमित बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं अल्टरनेट डॉक्टर की भी व्यवस्था होती है। अगर डॉक्टर एक जा रहा था तो दूसरा डॉक्टर वहां पर मौजूद होता है, क्योंकि ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। इमरजेंसी सुविधा, इमरजेंसी की समस्या वहां पर कभी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल वहीं से ही खड़ा होता है कि आखिर अगर बच्चे को वहीं पर ही इलाज मिल गया होता तो। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए अमित हमारे साथ। अनहोनी ना होती और उसकी राजनीति को लेकर जब ये दल सामने आ रहे हैं, कोई स्थिति को जान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, सबके सब वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जब वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब लोगों ने वहां पर बात नहीं सुनी। स्थानीय ठीक, अमित का संपर्क कुछ गड़बड़ है। अमित बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद। सीधे गौरव दुबे की तरफ मैं रुख करूंगा। गौरव दुबे भाई, कौन सा महकमा ये चल रहा है? बड़ी बड़ी लंतड़ानी होती हैं कि साहब ये हमने कर दिया, ये तो लग रहा कि बिल्कुल ऐसी अद्भुत स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोग बनाए हुए हैं कि कुछ कहने को नहीं। बेहतरीन, रोज लफाजी और लंतरानी हम सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि ये कर दिया वो कर दिया। आपके सामने नमूना है, आंखें खोल कर देख लीजिए। अभी बागपत का नमूना दिखाया और एक जहां ये आपके जिले में ये स्थिति है। और भैया अनुज गुप्ता सवाल कर रहे हैं कि भाई बात बात पर जो बुलडोजर चला देते हो, इस नर्सिंग होम में कब बुलडोजर चलाओगे? इसका जवाब दे दो अनुज गुप्ता को। गौरव दुबे। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं जो बेटी हमारी हम लोग के बीच नहीं है उसके पर पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक घटना है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई थी जिससे आप पीड़ित हैं और उसके खिलाफ हमारे मंत्री जी आज आए थे, उन्होंने कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। बाकी नर्सिंग होम के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी थी कार्रवाई की गई है और आगे भी दोषी होने पर मैं खुद पूरे परिवार, पीड़ित परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो भी दोषी हैं, नर्सिंग होम, नर्सिंग स्टाफ, उनके खिलाफ FIR भी हुई है और वो जेल में चले गए हैं दोनों। बाकी हमारे मंत्री जी ने आज घटना स्थल का दौरा भी किया और पीड़ित परिजनों से मिले, उनको आश्वस्त किया है कि जो इंस्पेक्टर छिबरामऊ हैं और जो जो उनको लग रहा है कि इस कहीं ना कहीं इस कृत्य के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है। समाजवादी पार्टी के नेता हुकुम सिंह जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह, क्या केवल एक ट्वीट कर देने से काम चल जाता है? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, बल्कि यहाँ से लेके कन्नौज से लेके इटावा, एटा, मैनपुरी तक इसे यादव लैंड कहा जाता है। उन्हीं की अपनी जमीन है, राजनीतिक जमीन है और जमीन जगह घर भी है। घर जैसा है कन्नौज। क्या इतने से इतिश्री हो जाती है क्या? या केवल पॉलिटिक्स आप लोग भी कर रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो व्यवस्था दी थी वो भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाई। हमारे राष्ट्रीय नेता ने कन्नौज में जो सुचारू रूप से व्यवस्था दी थी वो ध्वस्त हो गई है पूरी तरीके से। हमारे तिरवा में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जहां आए दिन रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। वो तो रेफर सेंटर बन गया है। किसी भी बहन बेटी का कोई इलाज वहां नहीं हो सकता है। 10 मिनट के बाद आदमी जाता रोता चिल्लाता हुआ, वो एम्बुलेंस में उसमें सवार करके और उसे रेफर कर दिया जाता है। ऐसे ही जो बेटी के साथ घटना घटी है, अगर समाजवादी पार्टियों द्वारा दी गई व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से चल रही होती कन्नौज में तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। सिर्फ समाजवादी पार्टी की
नीतियों का गुणगान करती है भाजपा। अगर थोड़ा सा भी सीख ले ले समाजवादी पार्टी के नेता से तो हमें लगता था यह जनपद कन्नौज में ऐसी घटना नहीं होती। जो आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही है उसके लिए बेहद मुझे अफसोस और बेहद दुखद ये परिणाम है इस कन्नौज के लिए, क्योंकि जिस जिले में करोड़ों रुपए की योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी, हमारे अपनी सरकार में उन्होंने सुचारू रूप से व्यवस्था दी थी, आज वो व्यवस्था समाजवादी पार्टी की जो व्यवस्था थी वो उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आज प्राइवेट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आज सरकारी अस्पताल में डॉक्टर समय पर अगर इलाज देने लगे तो हमें नहीं लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की कोई जरूरत पड़ेगी। ठीक है लेकिन प्राइवेट डॉक्टर बहुत सारा पैसा चंदा और उन्हीं के सानिध्य में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे नेताओं के अस्पताल हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, आपकी पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी के, कैसे रोकेगा भाई? कैसे सरकारी अस्पताल में इलाज करने दोगे आप लोग? चाहे आप सत्ता में आओ, चाहे बीजेपी के लोग आए, अस्पताल और नर्सिंग होम, मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे चलेंगी? कैसे चलेंगी भाई? रोज व्यवस्था चल रही थी। आज ये सरकार में न्याय मांगने पर लाठी मिलती है। लाठी आपने देखा है ना, जो पीड़ित परिवार जिसने अपनी बेटी खोई, अगर उसे कुछ मिला तो सिर्फ लाठी मिली और कुछ नहीं मिला। न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं है सरकार। ठीक है, कुछ करिए आप लोग भाई, परिवार के लिए कुछ करिए। भाजपा के नेता ही बैठे, आप लोग कुछ करिए। लगे हुए हैं, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहां गए हुए भी थे और हमारे नेता जैसा निर्देश करेंगे हम लोग उसको पालन करेंगे। ब्रजेश चतुर्वेदी जी के पास जाएंगे। ब्रजेश जी, मैं सीधे आपकी तरफ आ रहा हूं। ये इस तरह के जो घटनाक्रम है, आप तमाम चीजों का विश्लेषण करते हैं, आप बहुत ही पुराने पत्रकार हैं। अभी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार की व्यवस्था खराब हो गई, अगर वो सही होती तो ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ना बहुत वो है, हम कार्रवाई कर देंगे। ये हो क्या रहा है? हमें जो सबसे ज्यादा मूल जो जोर देना चाहिए वो हम भी दोषी हैं, पत्रकार भी दोषी हैं, क्योंकि पत्रकार अगर स्टूडियो में बैठकर मिराज और राफेल उड़ाने लगेंगे तो फिर तो अस्पताल में तो ये स्थिति होगी। ब्रजेश जी, आप पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं आप। अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हेलो, बोलिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए ब्रजेश जी, सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार तीनों तहसीलों में 3 अस्पताल दिए गए थे। तिरवा में मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में 100 शैय्या और छिबरा में 100 शैय्या। मतलब, लेकिन उस समय जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे वो इस जिले के प्रभारी मंत्री थे, स्वर्गीय अहमद हसन जी। एक बार कन्नौज की एक बैठक में, जिला पंचायत की फुल फ्लेज बैठक थी, उसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे जी। तो मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे देना ही काफी है? चलाएगा कौन उन मशीनों के? हमारे पास वर्ल्ड क्लास की मशीनें हैं, लेकिन चलाएगा कौन उनसे जी? तो आप जब मैन पावर रखोगे तो इलाज कौन करेगा? ये जो समस्या आज आई है वो इसलिए आई है कि 100 शैय्या अस्पताल छिबरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन मैन पावर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा, अब मैं इस घटना पर आता हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये गए तो मजेदार बात यह है कि हमारा स्वास्थ्य प्रशासन 3 दिन में ये तय नहीं कर पाया। संडे को ये घटना हुई थी, आज बुधवार का दिन है, अब तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर मौत हुई कैसे। बहुत दिलचस्प तथ्य है जी। प्राइमा फेसाई ये बताया गया था कि उस लड़की को पेंटाप का इंजेक्शन दिया गया था। सामान्य आदमी भी जानता है, उसके लिए बहुत एमबीबीएस होने की आवश्यकता नहीं कि पेंटाप का इंजेक्शन गैस कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है जी। इंजेक्शन नहीं था, यानी कि एक्सपायरी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि डेथ कैसे हो गई? सीधा फंडा है कि डेथ इसलिए हुई कि कोल्ड चैन में रखा जाना था उस इंजेक्शन को, और भीषण गर्मी में जो बिजली कटौती हो रही है, बिना कोल्ड चैन के उस इंजेक्शन को लगा दिया, इसलिए डेथ हुई जी। एक बात। उसके बाद प्रशासन की असंवेदनशीलता का तो मैं क्या कहूं। मतलब, अजय अवस्थी साहब सदर कोतवाली के कोतवाल रह चुके हैं, छिबरा में इंस्पेक्टर कोतवाल हैं, वो इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने इतनी संवेदनशीलता भी नहीं दिखाई जिस तरीके की बात ये लड़का बता रहा है। मैंने वीडियोग्राफ देखे हैं कि साहब उसको डीसीएम में डेड बॉडी को इस तरह रखा गया था जैसे किसी मरे हुए जानवर को जलाया जाता है। ये तो बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है ब्रजेश जी। ये तो कलेजा मुंह को आ जा रहा है।
इसमें कहीं कोई वही नहीं है। भाजपा सरकार सामाजिक सरोकारों के लिए पहचानी जाती थी, इसीलिए इसे पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। कहाँ चले गए वो डिफरेंसेस और कहाँ चले गए पार्टी की संवेदनशीलता, मैं तो इस बात से हैरान हूं। मजेदार बात यह है, वहां के जो विधायक है वो पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश जिले से एक विधायक मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट करते हैं, नंदी जी आ जाए थे। इसके बावजूद अभी तक बच्ची के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है, अभी तक खाली कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या रफू करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मसले को? रफू करने आए थे नंदी? एग्जैक्टली, इसलिए कि वहां जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें जितने सफाई पीटे हैं उससे ज्यादा भाजपा ही पीटे जी। समस्या ये जी, और बता रहे हैं कि कुछ जब लाठीचार्ज हुआ तो भाजपा विभाग के भी खड़े हुए थे, प्रदर्शन करने भाजपा ही गए थे लेकिन वो भाग खड़े हुए। कुछ घायल हुए हैं तो कानपुर में अपना इलाज करा रहे हैं, वो भी भाजपा ही जी। उसमें कई भाजपा ही पीटे हैं, कई सफाई पीटे। तो मतलब कोई संवेदना नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स है, ये पार्टी पॉलिटिक्स है, परिवार से कोई संवेदना नहीं है। कुल मिला के नटसेल में ये कहा जा सकता है। दूर दराज तक नहीं, मर गया बात खत्म हो गई उस टिकट से। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं। हयात उमर, ये दशा आपने देखी पूरे उत्तर प्रदेश के। दो उदाहरण हैं, एक बागपत का उदाहरण दिया कि डॉक्टर नशे में है, झूम रहा है और तड़प के मरीज मर गया एक्सीडेंट में, और यहां डॉक्टर साहब खाना खा के लौटे ही नहीं, बिटिया प्राइवेट अस्पताल में गई। ब्रजेश चतुर्वेदी बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि वो पेंटॉफ या कौन सा इंजेक्शन था गैस कंट्रोल का, वो कोल्ड चेन में नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है, लगा दिया, मर गई बच्ची। अनट्रेंड स्टाफ, बहुत सारे सवाल निकलते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, इस घटना से बहुत सारे सवाल निकलने हैं। हाथ कि शायद मेरी जानकारी कम हो, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये शायद प्रदेश और देश की पहली घटना है जब अस्पताल में लापरवाही से किसी की मौत हुई है। पहली बात तो ये कि मैं मृतका को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों से मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। लेकिन उसके अलावा जब हम एक उस पर आते हैं कि ये घटना को अलग अलग हट करके हम देखें कि हमारे अस्पतालों की स्थिति कैसी है जी, तो शायद किसी भी आप सरकारी व्यक्ति से, मंत्री से, सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो वो बताएगा विश्व स्तरीय चिकित्सा हम प्रदान कर रहे हैं। पूरा दावा है कि साहब हम विश्व स्तरीय चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। और मैंने किसी भी इलेक्शन में, किसी भी चुनाव में, चाहे वो पंचायत का ही चुनाव क्यों ना होता हो, किसी भी चुनाव में या किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में या किसी भी की उसमें मैंने चिकित्सा को लेकर के कोई उसमें हमने देखा नहीं कि उसको कोई मुद्दा बनाया गया। जी जी। तो चूंकि जनता की प्रायोरिटी भी चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजें नहीं है, और हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस, हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज की भी एक दो को हो सकता, कोई हम किसी को ले सकते हो मिसाल के तौर पे, किसी एक व्यक्तिगत नेता का नाम ले सकते हो, किसी को कर सकता हो, लेकिन इन जनरल किसी भी पार्टी की और विशेष रूप से भाजपा की प्राथमिकता में कभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं रहा है। मुलायम सिंह का जरूर एक नारा था, मुझे वो बहुत अच्छे से याद है, कि इलाज सस्ती और पढ़ाई मुफ्ती। जी जी, ये उनका बहुत लोकप्रिय नारा था और उसके आधार पर उन्होंने तमाम कुछ उस वक्त सुधार किए भी। ₹1 का पर्चा बनता था तब, ₹1 का पर्चा, किसी जांच और टेस्ट की पर्चा बनाया, किसी भी टेस्ट की कोई पैसे नहीं पड़ते थे, कोई टेस्ट नहीं पैसे पड़ते थे। लेकिन जनता को वो पसंद नहीं आया, जनता को वो बहुत पसंद नहीं आया और जनता ने उनको कोई बहुत उस पर समर्थन भी शायद नहीं दिया। देखिए, जब हमारा मुद्दा ही शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, अब एक बार हंगामा कर लेंगे, सरकार अभी 2, 4, 5 लाख रुपए मुआवजा दे देगी, बहुत हंगामा करेंगे
10 लाख रुपए मुआवजा आ जाएगी। डॉक्टर के पास एक MBBS डॉक्टर है, वो सर्टिफाइड डॉक्टर है, तो आप उसमें कोई उसके ऊपर कोई धारा बनती नहीं है, 4-6 महीने में जमानत हो जाएगी। और आजकल तो वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया है हयात, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया है, तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। और हर अस्पताल में बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं कि अस्पताल में तोड़फोड़ करना, हंगामा करना। और सरकार ने, इसी योगी जी की सरकार ने 2022 में मतलब लापरवाही से मौत या किसी भी चिकित्सीय कारणों से मौत या किसी भी और वजह से मौत के बाद शव रख करके सड़क जाम करना, सड़क को बंद करना, हंगामा करना, धरना प्रदर्शन करने को दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया है। और शायद इसीलिए पुलिस ने अपनी यथोचित कार्रवाई करते हुए, कानूनन कार्रवाई करते हुए 160 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुझे लगता है कि हमारे जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बैठे हुए हैं भाजपा के, उससे सहमत होंगे कि पुलिस ने कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो कानून सम्मत कार्रवाई करी है। अगर इससे सहमत ना हो तो शायद मैं गलत हूं। तो अब चूंकि पुलिस ने कानून सम्मत कार्रवाई की है और जनता ही गलत है, जनता ने हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया, अब उसके बाद FIR हुई है, गए हैं, शायद वो जमानत 4-6 महीने में या नहीं तो हो सकता हफ्ते 2 हफ्ते में जमानत हो जाए। बहरहाल ऐसे किसी भी मामले में मैंने देश में किसी भी डॉक्टर को नेग्लिजेंसी के आधार पर, जी, यहां तक कि हमने ऐसी भी खबरें पढ़ी है कि पेट में तौलिया छोड़ दिया, पेट में कैंची छोड़ दी, ऑपरेशन करके टांके बंद नहीं किए, गलत खून चढ़ा दिया। लेकिन आपने कभी भी इसमें FIR होते तो आपने सुना होगा, और कार्रवाई होने के तौर में सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्रवाई होती है जी। और अभी तो जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं हयात, केंद्र सरकार एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई थी, आपको ध्यान होगा, वो तो बहुत ही गंभीर है, आप तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो जाहिर सी बात है कि मैंने कभी भी इसमें किसी डॉक्टर को सजा होते, किसी भी अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चलते नहीं देखा है। हमने तो अस्पतालों को सील होते भी नहीं देखा है, और अगर कोई कार्रवाई हुई भी तो उनका लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है और 4-6 महीने के बाद वो अस्पताल चलने लगते हैं, और उनमें पहले से ज्यादा भीड़ होती है। जी, अभी इसी छिबरामऊ में ही आप इसी अस्पताल को 6 महीने बाद अगर आप किसी से पूछिएगा तो किसी को ये ना घटना याद रहेगी और ना ही उस अस्पताल का वो याद रहेगा। तो देखिए, ये हमारे देश की एक वास्तविकता है जिसमें हम भी उसमें शामिल, हम भी उसी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जरा फोकस करिए हयात, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ रोशनी डालिए, ये तो जनरल बात है। सर मुझे लगता है कि इसके लिए हमको पहले भारत सरकार के एक आंकड़े पे नजर डालनी चाहिए। मैंने अभी, मेरे पास है नहीं हाइट में, अगर आपने एक सवाल 10 मिनट पहले पूछा होता तो मैं निकाल लेता ढूंढ करके। मेरा जहां तक मुझे याद पड़ता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सर भारत में 10वें या 11वें पायदान पर है कुछ। हम सिर्फ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आसाम जैसे राज्यों से ही थोड़ा सा ऊपर हैं, और वरना जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या आपका गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, आपका पंजाब हुआ, इन सब राज्यों से बहुत पीछे हैं। अभी भी हमारी जनता को, हम लोगों को भरोसा जो है वो सरकारी डॉक्टर पर है और प्राइवेट अस्पताल पर है। हाँ, ये जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर दिखते हैं वो सरकारी संविदा वाले हैं। और मैंने एक ट्रेंड और देखा कि जो डॉक्टर संविदा, बहुत सारे डॉक्टर सरकारी अस्पताल में संविदा पे काम करने के लिए बहुत सिफारिश लगाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री तक सिफारिश लगाते हैं कि मुझे वहां पर संविदा में रख लिया जाए ताकि उनका नर्सिंग होम अच्छे से चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर सरकारी हो और अस्पताल जो है वो निजी हो, ये हम लोगों का सबका एक परसेप्शन है। अगर एम्स और PGI को छोड़ दिया जाए, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल सभी लोग प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम किसी सरकारी अस्पताल में जाएं। और इस काम को बहुत आसान कर दिया है मेडिकल इंश्योरेंस ने, हेल्थ इंश्योरेंस ने, और बचा कुचा काम वो आयुष्मान कार्ड है। लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड है, और आयुष्मान चलता है क्या प्राइवेट अस्पतालों में? दिक्कत नहीं है। आयुष्मान क्या चलता है प्राइवेट अस्पतालों में? पैसा ले लेंगे हम। तो देखिए, ये चीज हमको पहले अपने आप को आत्मावलोकन करना होगा। ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं।
अगर हमारी प्रायोरिटी मंदिर मस्जिद है, हमारी प्रायोरिटी हिंदू मुसलमान है, हमारी प्रायोरिटी इस तरह की चीजें, तो हमारी प्रायोरिटी में फिर स्वास्थ्य और चिकित्सा नहीं आ सकता है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण बात है। हयात, मैं ब्रजेश चतुर्वेदी को चर्चा में फिर से शामिल करूंगा। ब्रजेश जी, हयात साहब ने कहा कि जब हमारी जनता ही नहीं चाहती, वो अपने नेता से पूछती ही नहीं कि अस्पताल की व्यवस्था कैसे सुधारोगे, वो तो हिंदू मुस्लिम पीडीए एडीए सीडीए इसी में लगी रहती है, भारत पाकिस्तान करती रहती है। उसको बड़ा मजा आता है कि ये वाला बम मारा, ये मिसाइल मारी, इसी में मस्त है वो। उसको कहाँ स्वास्थ्य की जरूरत है? ठीक है, देश की सीमाओं की रक्षा बहुत जरूरी है। अगर हमारे ऊपर कोई आंख दिखाएगा तो हम मिसाइल मारेंगे, ठीक है, लेकिन जनता को तो अपने मूल मुद्दों, मूल हक की तरफ जाना चाहिए ना। ब्रजेश जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे आपको। मैं सहमत हूँ इस बात से, अभी जो बचत कह रहे थे कि मुलायम सिंह का जो ऑपरेशन था, बहुत उन्होंने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था, और उस समय मैं बरेली में बैठा था, बरेली में संपादक जागरण था। तो मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, ये 3 का स्लोगन था उनका, और उसके लिए उन्होंने मतलब ग्रीन कैंपेन और इन 2 चीजों के लिए उनका आंदोलन चलाया था उन्होंने। लेकिन उस अभियान को कभी 1% सफलता नहीं मिली। मुलायम सिंह दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, बेचारे स्वर्गवासी हो गए। लेकिन भारतीय जनता ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर सरकारी हो, अस्पताल प्राइवेट हो। जी, तो ये समस्या जो है, जब हमारे जीन्स में ही नहीं है, जब हमारे सोच में ही नहीं है कि हम सरकारी सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, सरकारी सिस्टम पर दबाव बनाए। लेकिन ब्रजेश जी, भरोसे लायक भी तो सिस्टम भी तो बने, सिस्टम भी तो भरोसे लायक होना चाहिए। भरोसा करके जान दे दें, ये भी तो सवाल है। नहीं, मेरा आपको कहना ये है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अहमद हसन स्वास्थ्य मंत्री भी थे और उस समय यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज में मशीनें तो विश्व स्तरीय दे दी, लेकिन सवाल ये कि उन मशीनों को चलाएगा कौन? कंप्यूटर हम खरीद के ले आए, लेकिन हम कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, तो कौन चलाएगा भाई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर बहुत जरूरी है, और ट्रेंड मैन पावर जरूरी है। मुझे लगता है ब्रजेश जी की पूरा महकमा ही बीमार है। और क्या पूरी तरह बीमार था? ब्रजेश पाठक पिछली बार जब कन्नौज आए थे तो मेरा आमना सामना हुआ। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, पाठक जी, कम से कम इतना तो करिए कि यहाँ हमारे यहाँ उस समय रेडियोलॉजिस्ट नहीं हुआ करता था, तो हमने कहा कम से कम रेडियोलॉजिस्ट तो दे दीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मेडिकल कॉलेज है इतना बड़ा, मेडिकल कॉलेज में अभी भी, अब जब से एमएस की कुछ सीटें हो गई हमारे यहाँ, तब से जरूर ऐसा है कि करीब 30-40 एमबीबीएस डॉक्टर्स उपलब्ध हो गए हैं। तो बेटर स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। मेरा कहना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने कर लिया जितना करना था, कम से कम। ठीक है, बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के नेता से इस कार्यक्रम को मैं खत्म करूंगा। सीधे मैं हुकुम सिंह आपके पास, कम से कम 27 में, ठीक, आप इसमें जब ऐसे ही ये मामला राजनीति का हो ही नहीं सकता। इसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति से जोड़ रही फरियादी है, और जो फरियादी है वो उसी पार्टी का एक मजबूत तबका का वोटर है, और उन्हीं का मिनिस्टर आया हुआ कन्नौज में था, और वो भीख मांग रही थी न्याय की। आप सोचिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि उन्हीं का मिनिस्टर और उन्हीं को आज न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अगर सिर्फ वॉइस की भावना अगर बदल दें, अगर उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता के पदचिन्हों को अगर जरा सा भी माना, उन्होंने सिर्फ हमारे नेता के सारे शिलापट हटाए और उनको पुनः उद्घाटन करके अपने लगाए, अगर वो सुचारू रूप से व्यवस्था हॉस्पिटल की ठीक कर लेते, तो मुझे लगता है नकल करते तो इसकी भी नकल कर लें कि इस जिले में सुचारू रूप से व्यवस्था ठीक है। हुकुम सिंह, ठीक है। अच्छा, अंतिम टिप्पणी हयात 40 सेकंड की, बस 30-40 सेकंड बस। जी मानवर, हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं, जो पीड़िता है उसे न्याय मिलना चाहिए, और ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं इनको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए, और सरकारी व्यवस्था अगर ठीक हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का काम करेगा। और इसकी दोषी सिर्फ सरकार है जो कार्रवाई नहीं ठीक है। हयात उमर आपकी तरफ आ रहा हूँ, 30 सेकंड में अंतिम टिप्पणी। हयात उमर, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही हुकुम सिंह ने। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पब्लिक हेल्थ को एक कोर इशू समझना होगा, और इसके लिए हमारी सरकारों को जो उसका बजट है उसको कहीं ऊपर लाना होगा, जो सबसे अभी वो नीचे रहता है।
तो चूंकि हेल्थ एक प्राइमरी इशू है, पब्लिक हेल्थ एक कोर इशू है, उसको बजट, उसकी प्रायोरिटी, उसके मुद्दों को समझना, क्योंकि देखिए स्वस्थ देश, एक देश की तरक्की उसके जनता के स्वास्थ्य पर डिपेंड कर रही होती है। सीमाओं से रक्षा तो हमारे जवान कर लेंगे, हमारी रक्षा, बीमारियों से रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा हमारी कौन करेगा? बहुत बड़ा सवाल। थैंक यू। भी जागरूक होना है और सरकारों को भी होना है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई हमारी रक्षा कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा। एक चूंकि कार्यक्रम में समाप्ति की ओर था, लेकिन राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो बिटिया जिसके पिताजी हैं, जिसका बहुत ही दुखद निधन हो गया है और लापरवाही से। राजेश गुप्ता, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप जो भी इस उत्तर प्रदेश के सरकार से जो कुछ कहना चाह रहे हो, आम नागरिक से कहना चाह रहे हो, आप बीती आपकी पीड़ा, वो कहिए राजेश गुप्ता। अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे आपको। अनम्यूट करिए राजेश गुप्ता, बोलिए। हम लड़की का चाचा बोल, राजेश गुप्ता का छोटा भाई बोल रहा हूँ। राजेश किसी कारणवश नहीं आ पाए। ठीक है, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश की सरकार से? भाई हमको न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय में क्या 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 चाहते हैं? किस तरह सरकार कार्रवाई करे? सरकार कार्रवाई, उसके साल पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो क्लिनिक खोले हुए हैं, आज ही पकड़े गए, आज ही जमानत हो गई। कौन सी धारा लगा? अच्छा, जमानत भी हो गई? जमानत भी हो गई। जमानत में उसने जमानत की नहीं भरे, बाहर नहीं निकला, जमानत है अंदर ही अभी, लेकिन जमानत उसकी मंजूर हो चुकी। अच्छा, जमानत की नहीं भरा उसने। अच्छा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पर राजेश के परिवार के लोगों से मैं एक बार अलग से बात करूंगा। बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। गौरव दुबे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हुकुम सिंह, अनुज गुप्ता, ब्रजेश चतुर्वेदी, हयात उमर और अमित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। एक बड़ी कोर इशू इस मुद्दे में मंथन में निकला कि एक तो ये बहुत ही दुखद है कि उस बच्ची के शव को घसीटते हुए ले गई। इसके वीडियो मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस पर बहुत कठोर संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। और एक बात और जो निकल कर आई कि जब सरकारी अस्पतालों का सिस्टम, सरकारी हेल्थ सिस्टम अगर मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है प्राइवेट की जो दुकानें हैं जहां से मौत बढ़ती है ये बंद हो जाएंगी। इस ओर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।